हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास में। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि लर्निंग थ्योरीज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से और कैसे बिहेवियरिज्म के सिद्धांत और कॉग्निटिव थ्योरीज में डिफरेंसेस होता है, मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरीज और कॉग्निटिव थ्योरीज के बीच के अंतर को हमने समझा था। और आज हम बात कर रहे हैं इस कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि थॉर्नडाइक या ईएल थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था, एक बड़े साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, जिसके बारे में आपने बीएड क्लासेस में पढ़ा भी होगा। अगर दूसरे नामों की बात करें तो उसको हम कनेक्शनिज्म या एसोसिएशनिज्म के नाम से भी जानते हैं। कनेक्शनिज्म या एसोसिएशन मतलब संबंधवाद या साहचर्यवाद। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस थ्योरी में ये ही बताया गया है कि जब प्राणी सीखता है तो स्टिमुलस और सही अनुक्रिया, सही रेस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जिसे थॉर्नडाइक ने सीखने की संज्ञा दी थी। और इसी संबंध या साहचर्य को सीखना कहा गया था। एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। आप देख सकते हैं फिगर में कि एक उन्होंने क्या किया था। एक पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को उन्होंने बंद करके रखा था और सामने उसका मनपसंद भोजन रखा हुआ था। तो वो उस भोजन यानी कि स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए उसके उस भूखी बिल्ली के अंदर कुछ मोटिव्स और नीड डेवलप होते हैं और वो उस भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करती है। और जो कोशिश है वो मल्टीपल रेस्पॉन्स के रूप में करती है, यांत्रिक रूप में करती है, बहुत सारी कोशिश करती है। वो छटपटाती है, अपने हाथ पैर इधर उधर मारती है उस पजल बॉक्स की दीवारों पर, छत पर, तमाम जगह से। फिर एक रेस्पॉन्स ऐसा होता है जिससे उसका पैर लीवर पे पड़ता है और रस्सी की सहायता से ट्रैप डोर खुल जाता है और भूखी बिल्ली को खाना प्राप्त हो जाता है। इसे सही अनुक्रिया कहा जाएगा। और जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो हुआ ये कि बिल्ली की गलत अनुक्रिया करने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और वो सही अनुक्रिया के धीरे धीरे करीब पहुंचने लगी। और एट लास्ट ये हुआ कि बिल्ली या वो जो प्राणी है कोई भी, वो एट लास्ट में ये होता है कि वो एक ही प्रयास में सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। और इसी को थॉर्नडाइक कहते हैं कनेक्शनिज्म, यानी सही अनुक्रिया का संबंध स्थापित हो जाना, रेस्पॉन्स सही अनुक्रिया का संबंध स्थापित हो जाना स्टिमुलस के साथ में। इसी को कनेक्शनिज्म या एसोसिएशन कहा जाता है। और ये होता है किस तरीके से, आप फिर से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लीजिए। जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है तो हम बहुत सारे रेस्पॉन्स करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द मल्टीपल रेस्पॉन्स, यानी कि बहु प्रतिक्रिया का जो नियम थॉर्नडाइक ने दिया है कि प्राणी बहुत सारी रेस्पॉन्सेस करता है, उनमें से सही अनुक्रिया का संबंध स्थापित होता है स्टिमुलस के साथ में, हम बार बार बता ही रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये होलिस्टिक जो कंडीशन है, डिपेंड करती है लॉ ऑफ रेडीनेस पे, लॉ ऑफ इफेक्ट पे और लॉ ऑफ प्रैक्टिस पे। लॉ ऑफ रेडीनेस, ये जो तीन मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये सीखने के बड़े ही महत्वपूर्ण नियम है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि प्राणी में तत्परता होनी चाहिए। तो जब स्टिमुलस उसके सामने होता है तो वो तत्परता उसके अंदर पैदा होती है। ये क्लासरूम कंडीशंस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन करें, सेटअप करें, क्लासरूम को क्रिएट करें, तो आपको आ, उसके अंदर एक रेडीनेस को डेवलप करना चाहिए। रेडीनेस, एक तत्परता। और वो कैसे आप कर पाएंगे, उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि वो लर्नर्स में आप कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। आपने लेसन प्लानिंग्स में देखा होगा कि पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्वेश्चनिंग डिस्कशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप उनसे कर सकते हैं। इससे उनमें एक रेडीनेस डेवलप होगी। तो ये रेडीनेस ही इस भूखी बिल्ली में भी डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्स दे रही है बहुत सारी। दूसरा, लॉ ऑफ इफेक्ट की हम बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने ये भी बहुत अच्छा कायदे का एक नियम दिया कि उन्होंने बताया कि हम यानी प्राणी उन्हीं क्रियाओं को करना पसंद करते हैं, दोबारा से उन्हीं क्रियाओं को करना पसंद करते हैं जिनके परिणाम उनके लिए संतोषजनक रहे हों। तो
ज़ाहिर सी बात है कि जब स्टिमुलस को प्राप्त कर लेता है कोई भी प्राणी, तो उसको एक किस्म का रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज़ ऐसा ही कहती हैं, और उनको एक अच्छा, एक सुखद एहसास होता है उस कार्य को वो दोहराना चाहते हैं। और यहीं से लॉ ऑफ प्रैक्टिस शुरू होता है, अभ्यास का नियम, कि जब आप किसी कार्य को बार-बार करेंगे तो आप उसमें महारत हासिल होंगे सिंपल वे में, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टिमुलस और सही अनुक्रिया के बीच में संपर्क या संबंध या साहचर्य स्थापित होता है। नाउ इम्प्लीकेशंस, देखिए किसी भी थ्योरी को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता है जब तक हम उसके इम्प्लीकेशंस या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात ना कर लें। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में हम अगर बात करें तो आपने बहुत आराम से आपको ये देखने को मिल जाता है व्यवहार में, जब आप देखते हैं किसी छोटे बच्चे को कि वो बोलना कैसे सीखता है, हाउ टू स्पीक। जब किसी छोटे बच्चे में आप ये प्रक्रिया को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो डिफरेंट टाइप के साउंड्स पैदा करता है, बहुत सारी आवाज़ें किस्म किस्म की वो मल्टीपल रेस्पॉन्स के रूप में पैदा करता है, निकालता है। लेकिन वो उनमें से कुछ आवाज़ों को ग्रेजुअली, वो कुछ आवाज़ों को धीरे-धीरे क्या करता है, वो धीरे-धीरे उनको छोड़ देता है, अपने व्यवहार से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो अनरिलेवेंट होती हैं किसी भी परिस्थिति से। उसको उसको ऐसा करने में कोई विशेष उपलब्धि या संतोष नहीं मिल रहा होता है। उसके जो डिज़ायर्ड एम है, उसकी भी प्राप्ति या पूर्ति नहीं हो रही होती है। तो वो केवल उन साउंड्स का चयन कर लेता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जो उसके लिए अच्छा रिजल्ट दे रही होती हैं। तो ये जो सीखने की, ये जो बोलना सीखने की प्रक्रिया है बच्चों में, ये कनेक्शनिज़्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। बच्चों की तरह ही जो व्यक्ति लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, इसमें थोड़ा-सा मिस है, ये लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं या उनमें अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कम होती है, उनके लिए भी कनेक्शनिज़्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। आप ट्रेनिंग में, आप किसी को ट्रेनिंग दें या किसी को स्किल सिखाएँ, उसमें ये थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप किसी को म्यूज़िक सिखाएँ, आप किसी को गाना सिखाएँ, किसी को गिटार, पियानो बजाना सिखाएँ, आप किसी को साइकिल, बाइक चलाना सिखाएँ, तो आप क्या देखते हैं कि प्राणी इस इन सब चीज़ों को सीखने में बहुत सारे ट्राई करता है, और वो एरर भी करता है। इस तरीके से ट्रायल एंड एरर के कॉम्बिनेशन से, और नंबर ऑफ एरर्स के कम होने से, और सही रिस्पॉन्स का चयन होने से, और फिर सही रिस्पॉन्स का स्टिमुलस के बीच में संबंध स्थापित होने से ही व्यक्ति सीखता है। तो ये इम्प्लीकेशंस के साथ में अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हमारा परसेप्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम प्रिपेयर होंगे। तो ये था ट्रायल एंड एरर के बारे में। अभी हम बात करते हैं पेवलोव्स की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। इवेन पेट्रोविच पेवलोव भी बड़े मनोवैज्ञानिक थे, रसिया के थे, और इन्होंने एक्चुअली ये लैब वर्क कर रहे थे, बायोलॉजिस्ट थे, लैब वर्क कर रहे थे किसी एनिमल, या उनका एक्सपेरिमेंट आप जानते ही हैं कुत्ते पर था। तो ये उस कुत्ते के डाइजेशन सिस्टम के ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे, और ऐसा करते वक्त ये लर्निंग थ्योरी का डेवलपमेंट होता है साइड से, ये थ्योरी विकसित होती है। इसको अगर हम दूसरे नामों से जाने तो टाइप एस कंडीशनिंग या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं, या क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। टाइप एस कंडीशनिंग से मतलब अ, इस बात से है कि देखिए, दो तरह की थ्योरीज, दो तरह की कंडीशनिंग होती हैं। एक तो टाइप एस कंडीशनिंग और दूसरा टाइप आर कंडीशनिंग। टाइप एस कंडीशनिंग का मतलब है जिसमें प्राणी को पहले स्टिमुलस दिया जाता है, यानी पहले स्टिमुलस दिया जाता है, तो वो है टाइप एस कंडीशनिंग। और अगर प्राणी पहले रेस्पॉन्स कर रहा है, पहले स्टिमुलस नहीं दिया जा रहा है, पहले प्राणी रेस्पॉन्स किया जा रहा है, उसको सक्रिय बना करके पहले उससे रेस्पॉन्स कराया जा रहा है, बाद में उसे रीइंफोर्समेंट या मिल रहा है, या स्टिमुलस मिल रहा है, तो उसको टाइप आर कंडीशनिंग कहते हैं। वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, स्किनर का प्रयोग है, स्किनर की थ्योरी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो बात की जाए अगर एक्सपेरिमेंट की, तो पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, और ये है आपके स्क्रीन पर। एक मिनट, अ, ये वाला आप स्लाइड देखिए। इसमें हम देखते हैं, देखिए कि बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है। बिफोर कंडीशनिंग उस कुत्ते को
फूड दिया जा रहा है, फूड को हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कह सकते हैं, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसा उद्दीपक जिससे स्वाभाविक रूप से ही प्रतिक्रिया अनुक्रिया आती है। मतलब अगर आप किसी कुत्ते को, किसी भी प्राणी को अगर आप खाना देंगे तो सेलिवेशन होगा, उसके मुंह में लार आएगी, उसके मुंह में पानी आएगा उस भोजन को देख के। तो ये जो पहली परिस्थिति है ये है प्राणी को अनकंडीशनल स्टिमुलस देना, यानी स्वाभाविक उद्दीपक देना जिससे कि स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, जिसे हम अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहते हैं। दूसरी बार हम क्या करते हैं कि हम उसको एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी देके देखते हैं, जो कि पैवलोव ने एक घंटी के रूप में दिया था। न्यूट्रल स्टिमुलस देने के बाद में क्या हुआ, उसमें कोई कंडीशन रेस्पॉन्स नहीं हुई, यानी कि सेलिवेशन नहीं हुआ, लार नहीं आई, ना ही इसका कोई इस बात से लेना देना भी था। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज है। तीसरा, जब कंडीशनिंग की प्रोसेस होती है तो हम क्या करते हैं, और पैवलोव ने क्या किया था कि उन्होंने बेल और फूड दोनों एक साथ दिए थे, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस एक साथ दिया था। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक जिसे खाने के रूप में दिया गया था, और न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि उदासीन एक उद्दीपक, दोनों को साथ में दिया गया था। उदासीन उद्दीपक को एक घंटी के रूप में, घंटी बजाने की प्रक्रिया के रूप में, जब ये दोनों उद्दीपक साथ में दिए गए तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनुक्रिया होती है, यानी सेलिवेशन होता है, लार टपकती है, लार आती है, कुत्ते के मुंह में पानी आता है। अब जब हम आफ्टर कंडीशनिंग देखेंगे तो इसमें क्या किया गया, यहीं से एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस शिफ्टिंग हो जाता है। यहाँ से जब अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा दिया गया तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि जिसे हम कंडीशनड स्टिमुलस भी कह सकते हैं, जिसकी कंडीशनिंग हमें करनी है एक रेस्पॉन्स के साथ में, उसको केवल रखा गया। और इस कंडीशनड स्टिमुलस यानी केवल घंटी के आवाज से, केवल घंटी के बजाने से ही कुत्ते ने सेलिवेशन किया, यानी कि लार का श्रावण हुआ उसके अंदर। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि एक कंडीशनिंग भी लर्निंग का एक टाइप हो सकती है ना। ये एक और डायग्राम आपके सामने है, इसमें भी आप इसे भी समझ सकते हैं। यूसीएस इसमें अनकंडीशन स्टिमुलस को कहा गया है जो खाना होता है, और इससे क्या आता है यूसीआर यानी कि अनकंडीशन रेस्पॉन्स, जिसे सेलिवेशन कहा गया है इस प्रयोग में। दूसरी परिस्थिति में जब न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया जो कि घंटी के रूप में दिया गया था, तो कोई सेलिवेशन नहीं होता है। लेकिन जब कंडीशनिंग की प्रोसेस की गई तो दोनों उद्दीपकों को एक साथ दिया गया, यूसीएस यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी खाना, और न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल यानी घंटी की आवाज को एक साथ दिया गया, तब सेलिब्रेशन हुआ, यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, जिसे यूसीआर कहते हैं, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहते हैं। और आफ्टर कंडीशनिंग ये होता है कि जब अनकंडीशन स्टिमुलस को बिल्कुल हटा दिया जाता है तो न्यूट्रल स्टिमुलस से जो उस समय कंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है, यानी घंटी की आवाज से ही सेलिब्रेशन होता है, और इसे ही कंडीशनिंग कहा गया। और इस कंडीशनिंग के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, आप एक बार इन्हें भी देखिए इम्प्लीकेशंस को। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी थ्योरी की इम्प्लीकेशंस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी गहराई से डीप अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित करने के लिए भी उनका बहुत योगदान होता है। तो हम बात कर लेते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट की। तो उनमें सबसे पहले है हैबिट फॉर्मेशन। अगर आप बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप डिजायर्ड स्टिमुलस के प्रति उनसे रेस्पॉन्स करा सकते हैं। वहीं इसका दूसरा पहलू है कि अगर आप उनके अंदर खराब आदतों को छुड़ाना चाहते हैं तो भी आप कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई भी खराब आदत बच्चे के अंदर है कि वो बच्चा है कोई और वो जाकर के बिजली के बोर्ड को छूता है, तो ये उसके लिए कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो आप किसी ऐसे स्टिमुलस का इस्तेमाल करें जो उस समय न्यूट्रल हो, उसके प्रति वो आप कंडीशनिंग पैदा कर दें, है ना। आप उस कमरे में जैसे ही वो बोर्ड को छुए आप उस कमरे में तेज़ रोशनी करें या तेज़ आवाज़ करें, उससे उस कंडीशनिंग से वो उस खराब आदत को छोड़ देगा। तो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हुआ आपके सामने, है ना। तीसरी बात है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा
को जब हम सीखते हैं तो भी क्लासिकल कंडीशनिंग का हम उपयोग होते हुए देख सकते हैं, है ना? जब हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, पहाड़े उसमें जब हम सीखते हैं, जब हम स्पेलिंग सीखते हैं, जब हम वर्णमाला को सीखते हैं, है ना? छोटा बच्चा है या कोई भी वर्णमाला को सीखता है या लैंग्वेज के आगे के डेवलपमेंट जब हमारे अंदर होता है, तो क्या होता है कि प्रतीकात्मक समझ जो होती है उसी को भाषाई रूप में लिंक किया जाता है। एक ए फॉर एप्पल जब हम पढ़े थे, एप्पल की जो इमेज है वो बच्चे को उसके साथ में कंडीशनिंग स्थापित की जाती है। तो भाषा के सीखने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। वहीं मेंटल एबनॉर्मेलिटीज की बात हम कर सकते हैं। मानसिक रोग है, किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम कुछ रीइंफोर्समेंट करके कुछ डिजायर्ड स्टिमुलस के साथ में रेस्पॉन्सेस का कंडीशन बना करके उनको भी दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नॉर्मल फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में है। इसके अलावा भी मेडिकल के फील्ड तक भी इसका प्रसार है। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इम्यून सिस्टम की हम बात करें, ऐसे प्रयोग देखे गए हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट के द्वारा ऐसे प्रयोग भी हुए हैं कि इम्यून सिस्टम के साथ में कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें हुआ क्या था कि कुछ चूहों पर एक किस्म का एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें क्या था कि उनको एक अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया था और वो अनकंडीशनल स्टिमुलस कोई भी ऐसा सब्सटेंस था जो इंजेक्शन के रूप में उनके शरीर में इंजेक्ट किया गया था। ऐसा सब्सटेंस जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज का निर्माण होगा तो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, उन्नत होता है। वहीं पे एक न्यूट्रल स्टिमुलस की एंट्री होती है। न्यूट्रल स्टिमुलस कुछ नहीं, केवल सैकरीन का एक पानी था, सैकरीन बेस्ड वाटर इसको कहा गया था। तो वो इंजेक्शन और सैकरीन बेस्ड वाटर एक साथ दिया गया तो जाहिर है कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स प्राणी करेगा, यानी कि उनके अंदर एंटीबॉडीज निर्मित होंगे। लेकिन जब कुछ समय के बाद में हमने इस प्रयोगकर्ताओं ने जब अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा दिया, यानी कि जो इंजेक्शंस था जिसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे डाले जा रहे थे जो एंटीबॉडीज का निर्माण करते थे, जब उन्हें हटा दिया गया तो खाली सैकरीन बेस्ड वाटर देने से, यानी खाली न्यूट्रल स्टिमुलस देने से ही चूहों के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा अनुप्रयोग कहा जा सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्योरीज का। और ये इसके बाद हम ऑपरेंट स्किनर कंडीशनिंग के ऊपर भी बात करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। इसके ऊपर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना? और नहीं तो व्हाट्सएप पे। तो अब आगे के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके।